प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों बैठते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन कर लेते हैं। और आप जानते हैं जैसा कि हम हर रोज हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर को पढ़ते रहते हैं, तो चलिए आज भी हम पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। चलिए बैठते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हिंदी की प्रथम जीवनी किसको माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय को माना जाता है। अगर हमारे सामने प्रश्न आए कि हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम क्या है, तो दयानंद दिग्विजय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, उसका नाम क्या है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और हिंदी का महाकाव्य कौन सा माना जाता है पहला महाकाव्य? तो ये आप कमेंट में लिख दें, बहुत अच्छी बात होगी। हिंदी साहित्य की किस रचना को सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिंदी साहित्य की वह कौन सी रचना है जिसको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो रचना है हिमतरंगिणी और इसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। हिमतरंगिणी रचना है और रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। और दोस्तों आपको कमेंट में ये लिखना है कि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिमतरंगिणी को कौन से वर्ष में दिया गया था। यानी आप पढ़ते हैं, याददाश्त भी है आपकी, तो आपको ये लिखना है कि कौन से वर्ष में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए, हिंदी के प्रथम एकांकी का नाम बताइए। तो हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है, ये नाम आपको बताना है। चलिए, एक घूंट एकांकी है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का एकांकी है और इसका नाम क्या है? एक घूंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी की आदि कवयित्री का नाम बताइए। हिंदी की आदि कवयित्री यानी प्रारंभिक कवयित्री कौन थी? तो हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई को माना जाता है। हिंदी की आदि कवयित्री किनको माना जाता है? मीराबाई को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? किनको छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपने अपने मत रखे हैं, लेकिन देखिएगा जयशंकर प्रसाद जी को प्रमुख रूप से छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और यहां आपको कमेंट ये करना है कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना था। ठीक है ना? प्रश्न के अंदर से प्रश्न निकालने की कला आप में भी होनी चाहिए। मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल को मार्शलवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल भी आता होगा कि मार्शलवाद क्या है, तो इसका भी हल आप करते चले जाइएगा। मैंने कहा ना कि प्रश्न के बीच से प्रश्न निकालिएगा। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य में एक आंदोलन चला था हालावाद, और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा ग्रंथ है और उसके रचनाकार का नाम राजशेखर की ये रचना है। इनकी राजशेखर की। दोस्तों काव्य मीमांसा राजशेखर की है, तो रस मीमांसा किसकी है? ये आप कमेंट में लिखते जाइएगा। चलिए, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। काव्य प्रकाश, और ये आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश रचना किसकी है? आचार्य मम्मट की। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन। धवन्यालोक की रचना किसने की? धवन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। आनंद वर्धन की रचना है धवन्यालोक। धवन्यालोक किनकी रचना? आनंद वर्धन। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कौन है जी वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचनाकार? आचार्य कुंतक की यह रचना है। इनकी आचार्य कुंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूठन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। रचना का नाम है जूठन, साहित्य की विधा है आत्मकथा, और लेखक कौन है? लेखक का नाम बताना आपने को। तो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। झोपड़ी से राजभवन तक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये माता प्रसाद की रचना है, झोपड़ी से राजभवन तक। इनकी माता प्रसाद। मुनि मार्ग का हिमायती किसको कहा जाता है? यानी वो कौन से रचनाकार हैं जिनको मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता है? मुनि मार्ग का हिमायती किसको कहा जाता है? तो आपके सामने उत्तर हाजिर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। चलिए, रसवादी किसको कहा जाता है? रसवादी किसको कहा जाता है? रसवादी आलोचक नहीं पूछा है दोस्तों मैंने। रसवादी किसको कहा जाता है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र को कहा जाता है। किनको? डॉक्टर नगेंद्र को। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब की गई? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब की गई थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1915 में की गई थी। 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए लेखकों की संस्था परिमल की स्थापना कब की गई? नए लेखकों की संस्था थी परिमल, और उसकी स्थापना कब की गई थी? परिमल की स्थापना पूछ ली जाए तो ये सन 1943 में की गई थी। और 43 में एक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, जिसके संस्थापक या यूं कह सकते हैं संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे थे। तो वो कौन सा एक सप्तक कह सकते हैं, कौन सा था? सरस्वती पत्रिका के संस्थापक का नाम बताइए। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक का नाम बताना है। संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी, जिनको हम जानते हैं। तो ये देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इनकी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। चलिए दोस्तों, प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? प्रथम सूफी कवि अशायद को माना जाता है। प्रथम सूफी कवि के रूप में अशायद की गणना की जाती है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। किनको? स्वयंभू। नेक्स्ट, पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है। पुराने पंथ का पथिक किसको कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद कीजिएगा। चलिए, मतीराम को कहा जाता है पुराने पंथ का पथिक। मतीराम को। कवियों का कवि किसको कहा जाता है? कवियों का कवि, तो ये शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। किनको? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेपाली किस कवि को कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यानी नेपाली उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? इनका पूरा नाम क्या है? तो गोपाल शरण सिंह नाम है इनका पूरा नाम। गोपाल शरण सिंह उर्फ नेपाली। और ये गोपाल शरण सिंह है, वो नेपाली कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा
किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्यागुरु कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विद्यागुरु कौन कहलाते हैं? हरिश्चंद्र जी के विद्यागुरु कौन कहलाते हैं? इसका उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारेलिंग को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विद्यागुरु के रूप में जाना जाता है। प्रेम की पीर का कवि किसको कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि गणानंद को कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि किसको कहते हैं? गणानंद। प्रेम की पीड़ा का कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। किनको? सूरदास जी को। कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता है? कवि सम्राट कौन से कवि को कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को, और हरिओद इनका उपनाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका मूल नाम था। चलिए नेक्स्ट, साहित्य सुधाकर किस कवि को कहा जाता है? साहित्य सुधाकर के नाम से कौन से कवि को जाना जाता है? तो ये नाथूराम शर्मा शंकर को जाना जाता है, नाथूराम शर्मा शंकर को, और शंकर इनका साहित्यिक उपनाम था। नेक्स्ट, महादेव वर्मा ने अपनी प्रारंभिक कविताएं किस भाषा में लिखी थी? यानी शुरुआत की कविताएं कौन सी भाषा में लिखी थी? महादेव वर्मा ने अपनी प्रारंभिक कविताएं किस भाषा में लिखी थी? ब्रज भाषा में लिखी थी महादेव वर्मा ने अपनी प्रारंभिक कविताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के साधारण प्रसंग को शब्द चित्र में अंकित कर। जीवन के साधारण प्रसंग को शब्द चित्र में अंकित कर देना किस कवयित्री की विशेषता है? कि जीवन का साधारण से साधारण जो चित्र था उसको भी एक शानदार संदर्भ में अंकित कर दिया। ये किसने किया? महादेवी वर्मा ने। ठीक है जी। महादेव वर्मा ने किन से प्रभावित होकर खड़ी बोली? महादेव वर्मा ने किन से प्रभावित होकर खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखना प्रारंभ किया? यानी महादेव वर्मा ने किन से प्रभावित होकर खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखना प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है श्री मैथिली शरण गुप्त जी से प्रभावित होकर के हिंदी में कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहने वाले कौन थे? तो ये कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। चलिए नेक्स्ट, छायावाद की आधार स्तंभ कवियत्री किसको माना जाता है? छायावाद के आधार स्तंभ किस कवियत्री को माना जाता है? तो इसका उत्तर है महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी और विक्रम संवत 1555 कबीर चरित्र बोध के अनुसार काशी में। देखिएगा, 1398 ईस्वी में, विक्रम संवत 1555 में सॉरी, और कबीर चरित्र बोध के अनुसार काशी में हुआ था। ये देखिए, ठीक है, कबीर चरित्र बोध रचना है। कबीरदास जी का देहावसान कब हुआ? देहावसान, कबीरदास जी का देहावसान है वो सन 1518 में, विक्रम संवत 1575 में, और स्थान था मगहर में। ठीक है। नेक्स्ट, कबीर की भाषा कौन सी थी? कबीर की भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी थी। लेकिन कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? आपको कमेंट करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, कबीर की रचनाओं के संकलन का क्या नाम है?
देखिए, आप जानते हैं दोस्तों कि कबीर दास जी अनपढ़ थे और उन्होंने एक जगह खुद ही लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गए नहीं हाथ। ये उन्होंने कहा है, लिखा नहीं है, कहा है। उनके प्रिय शिष्य थे धर्मदास, और उन्होंने उनकी वाणियों का संकलन किया। उनकी वाणियों का संकलन किया यानी जो सत्संग के समय वो गाया करते थे, कहा करते थे, उनका संकलन किया और उसका नाम रखा बीजक। और बीजक के तीन हैं अंग हैं, साकी, शब्द और रमणी। चलिए, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताना है। तो भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे संत कबीरदास। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस कवि की प्रसिद्ध रचना को भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है? कौन से कवि की प्रसिद्ध रचना को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है? कहा जाता है तो ये कहा जाता है तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक का नाम बताइए। तो संत काव्य धारा का जो प्रमुख प्रवर्तक है वो नाम क्या है? कौन थे संत काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक? संत कबीरदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल कर आता है। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली हिंदी, जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली हिंदी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम है, वो सबसे पहला यानी काव्य संग्रह है जिसको उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखा था, कानन कुसुम। नेक्स्ट देखिएगा, जयशंकर प्रसाद के ऐसे काव्य संग्रह का नाम बताइए जो पहले ब्रज भाषा में लिखा गया। यानी जयशंकर प्रसाद के ऐसे काव्य संग्रह का नाम बताना अपने को जो पहले ब्रज भाषा में लिखा गया और फिर खड़ी बोली में प्रकाशन हुआ। यानी लिखा गया ब्रज भाषा में और फिर उसका प्रकाशन कौन सी में हुआ? खड़ी बोली में हुआ। तो वो था प्रेम पथिक। प्रेम पथिक रचना थी। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखित काव्य संग्रह का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का ब्रज भाषा में लिखित काव्य संग्रह कौन सा है? यानी जिसको ब्रज भाषा में लिखा और वो काव्य संग्रह है तो वो है चित्राधार। जयशंकर प्रसाद का ब्रज भाषा में लिखित काव्य संग्रह कौन सा है? चित्राधार है। ठीक है। दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और दुष्यंत कुमार की सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध रचनाएं थी वो थी गजल। गजलों में भी हो गई है, पीर पर्वत से पिघल नहीं चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकल नहीं चाहिए, जैसी रचनाएं काफी प्रसिद्ध थी। गजल के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार प्रसिद्ध थे। सन 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा गांव में हुआ था दुष्यंत कुमार का जन्म। सन 1933 उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा गांव में। दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या है? दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या है? दुष्यंत कुमार का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी है। दुष्यंत कुमार त्यागी है दुष्यंत कुमार का पूरा नाम। कवितावली के रचनाकार का नाम बताइए। कवितावली के रचनाकार का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कवितावली के रचनाकार कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। दुष्यंत कुमार ने साहित्यिक जीवन किस से जुड़कर प्रारंभ किया था? दुष्यंत कुमार ने साहित्यिक जीवन किस से जुड़कर प्रारंभ किया था? यानी किस चीज से? तो परिमल संस्थान और नए पत्ते से जुड़कर किया था। ठीक है, नए पत्ते से जुड़कर, परिमल संस्थान से जुड़कर और नए पत्ते जो पत्रिका थी उससे जुड़कर। दोहावली के रचनाकार का नाम बताइए। दोहावली के रचनाकार तुलसीदास जी थे। दोहावली के रचनाकार कौन थे?
तुलसीदास जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उधार मांगना एक कला है, व्यंग्य लेख के लेखक का नाम बताइए। बहुत पहले आपने एक पाठ पढ़ा होगा, उधार मांगना एक कला है, और ये एक व्यंग्य लेख था। इसके लेखक कौन थे? और ये आज के संदर्भ में भी सही है। उधार मांगना भी एक कला है, हर कोई उधार नहीं मांग सकता है। सही है। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने उधार मांगना एक कला है नाम से व्यंग्यात्मक लेख लिखा था, जो आज के युग में भी प्रासंगिक है। यानी जो उधार मांगने के एक्सपर्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, वही मांग सकते हैं, हर व्यक्ति उधार नहीं मांग सकता है। चलिए जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का क्या नाम था? क्या नाम था जी? श्री आत्माराम नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम, आत्माराम। आवाज के घेरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आवाज के घेरे उपन्यास के लेखक कौन थे? आवाज के घेरे, ये दुष्यंत कुमार की रचना है। आवाज के घेरे इनकी, दुष्यंत कुमार की। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कब हुआ? ये जो राजस्थान के मेरे साथी हैं, उनके लिए काफी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के साहित्यकार हैं, हिंदी भाषा के भी साहित्यकार हैं और राजस्थानी भाषा के भी साहित्यकार हैं। जन्म इनका चूरू जिले में हुआ था, और कब हुआ ये देखिएगा, 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ शहर में कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। सूर्य का स्वागत उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सूर्य का स्वागत उपन्यास के लेखक कौन थे? बहुत ही शानदार उपन्यास है, और इसके लेखक कौन थे वही बताना है। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार का उपन्यास है। सूर्य का स्वागत उपन्यास किनका है? दुष्यंत कुमार। देवता उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? सुदर्शन थे देवता उपन्यास के उपन्यासकार। आंगन में एक वृक्ष, आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये दुष्यंत कुमार का उपन्यास है, आंगन में एक वृक्ष। किनका? दुष्यंत कुमार का उपन्यास है। चलिए, कन्हैयालाल सेठिया की पहली पुस्तक का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की पहली पुस्तक थी, उसका क्या नाम था? चलिए, उत्तर आपका आना चाहिए। रमणियारा सोरठा सन 1940 में मारवाड़ी भाषा में प्रकाशित हुई थी। रमणियारा सोरठा, और सन 1940 में मारवाड़ी भाषा में प्रकाशित हुई थी। भाई मारवाड़ी भाषा तो आपको आती होगी, राजस्थान के हैं उनको तो आती है मारवाड़ी भाषा, बोलते भी हैं? बाकी अंचल के हैं उनको शायद नहीं आए, लेकिन आनी चाहिए। छोटे छोटे सवाल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। छोटे छोटे सवाल उपन्यास के लेखक कौन थे? छोटे छोटे सवाल, भाई दुष्यंत कुमार का उपन्यास है छोटे छोटे सवाल। किनका? दुष्यंत कुमार का। सत्यकाम विद्यालंकार की रचना चरित्र निर्माण का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सत्यकाम विद्यालंकार। अब आप कहोगे यार ये गुरुजी ये कहां से ले आए? भाई हिंदी साहित्य में हर रचनाकार अपने आप में महत्वपूर्ण, और हमें आधुनिक काल की रचनाएं भी पढ़नी पड़ती हैं। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, सारी रचनाएं पढ़नी पड़ती हैं। तो सत्यकाम विद्यालंकार की रचना चरित्र निर्माण का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1948। ठीक है जी। नेक्स्ट, दोहरी जिंदगी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दोहरी जिंदगी उपन्यास के लेखक कौन है? दोहरी जिंदगी उपन्यास के लेखक दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार का उपन्यास है दोहरी जिंदगी। मसीहा मर गया नाटक के नाटककार का नाम बताइए। ये नाटक किसने लिखा था?
तो ये दुष्यंत कुमार ने लिखा था, दुष्यंत कुमार की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। भाग्यवंती उपन्यास के लेखक का नाम थे। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक है भाग्यवती उपन्यास और एक है भाग्यवंती उपन्यास। भाग्यवती और भाग्यवंती एक आधे से ने का फर्क है इसमें। भाग्यवती और भाग्यवंती आधे ने का फर्क है और लेखक अलग अलग। सुदर्शन का उपन्यास है भाग्यवंती और भाग्यवती किनका है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। मन के कोण नाटक के नाटककार का नाम, मन के कोण नाटक के नाटककार दुष्यंत कुमार का नाटक है मन के। दोस्तों आपसे जब भी तैयारी कर रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेता। या तो आधे घंटे का वीडियो होगा या 20 मिनट का वीडियो होगा या 25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको प्रश्न इतने मिल जाएंगे कि आपकी पूरे दिन भर की तैयारी जितने प्रश्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हो वहां पढ़ें, चाहे आप घर पर पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई काम करते हुए पढ़ रहे हो या रोजगार करते हुए समय निकाल कर पढ़ें, आप जहां भी तैयारी कर रहे हो आप प्ले कीजिएगा और प्रश्नों का आनंद लीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। दोस्तों व्याकरण पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, हर कोई पढ़ाता हुआ मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास बोर्ड पर लेकर के दो बातें बता करके 1 घंटा निकालने वालों की भी कमी नहीं है। बहुत जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि 1 घंटा बीत गया, प्रश्न हुए दो। लेकिन इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर मिलेंगे और वो भी रफ्तार से मिलेंगे। हालांकि वीडियो कम बनाता हूँ क्योंकि जितना समय मिलता है उतना बना देता हूँ। और बाकी दोस्तों सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की और कोई जरूरत है नहीं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो फिर छोड़ देते हो, कोई बात नहीं है, आप नहीं करो तो अच्छा है। सब्सक्राइब की कोई ज़रूरी नहीं है, लाइक की भी ज़रूरी नहीं है, बस आप कमेंट कर दीजिएगा जुड़े रहने के लिए, वही बहुत है। शुभ रात्रि दोस्तों। वीडियो बिना सब्सक्राइब के भी आपके सामने आते रहेंगे, बस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वो है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ते रहिएगा, जहाँ वक्त मिले, जब समय मिले, जहां आप खड़े हो पढ़ते रहिएगा, प्रश्नों को अपडेट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मेरे प्यारे दोस्तों।